वर्ल्ड वॉर वन, इसके पहले जितनी भी मानव के इतिहास में लड़ाइयां होती थी वो चलती थी कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, या चलिए एक साल। एक पेलोपोनेशियन वॉर था जो स्पार्टन्स और एथेनियंस के बीच में लड़ा गया था, वो चला था काफी सालों तक। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल जो वॉर्स होते थे वो बहुत लंबे चलते नहीं थे। बट जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चला 4 साल। आप देखिए इतने लंबे समय तक लड़ाई चल रही है, तो ऐसी क्या बात थी वर्ल्ड वॉर वन में कि लड़ाई इतने समय तक चली। ऑब्वियसली इसका एक बड़ा रीजन ये था कि इसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। उसके अलावा एक बात और थी जिसने इस वॉर को इतना विशाल और इतना डिस्ट्रक्टिव बनाया, वो ये था कि इस वॉर के दौरान बहुत सारी नई नई तकनीकें, टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए थे जिन्होंने पहले के जमाने की लड़ाई को पूरी तरह मॉडर्नाइज कर दिया, पूरी तरह चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कुल मिला के 10 कुछ टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इस वॉर को पूरी तरह चेंज कर दिया। इसमें से ज्यादातर तो वेपन्स हैं, डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, बट लास्ट में जो 2 चीजें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, केमिकल वेपन्स। अच्छा, एक बार अपनी आंख बंद करिए और इमेजिन करिए ये वर्ड वेपन, हथियार। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद से कोई गन आएगी, कुछ टैंक आएंगे। जिन लोगों को एयरफोर्स में इंटरेस्ट है उनको मिग 21 सुखोई नजर आएंगे, या फिर नेवी के वाले लोगों को सबमरीन्स, बैटल शिप्स नजर आएंगी। वेपन जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में यही सारी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल चीजें आती हैं। बट केमिकल वेपन्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे हथियार होते हैं जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यानी कोई ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कोई ग्रेनेड, कोई बॉम्ब रहेगा, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं कि जब वो एक्सप्लोड करेगा तो केमिकल रिलीज होगा और उस केमिकल से जो भी लोग उसके टच में आएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, उन लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार ऐसा हुआ था कि केमिकल्स को एक बहुत बड़े स्तर पे वेपनाइज किया गया था, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। होता ऐसा था कि कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी ग्रेनेड्स में या आर्टिलरी शेल्स में ये केमिकल्स भरते थे और जब ये एक्सप्लोड करते थे तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती थी या फिर फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का ये था कि अगर किसी भी सोल्जर ने उस गैस में, उस पॉइजनस गैस में सांस ली तो उसको फिर सांस लेने में तकलीफ होती थी। इट यूज्ड टू चोक सोल्जर्स। और ऑब्वियसली जैसे वॉर आगे बढ़ा, धीरे धीरे ये वेपन्स भी धीरे धीरे ज्यादा घातक होने लगे। पहले क्लोरीन गैस और फॉस्जीन गैस थी, उसके बाद मस्टर्ड गैस आ गई, और मस्टर्ड गैस और भी बहुत ही भयानक। मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में अगर कोई सोल्जर आता था तो उनके पूरे शरीर पे बर्न्स होते थे और बहुत तकलीफ होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार जर्मनी ने इस्तेमाल किया था इन पॉइजनस गैसेस को बैटल ऑफ यीप्रो में, और ऑब्वियसली उसके बाद धीरे धीरे एलाइड साइड भी इन पॉइजनस गैसेस को यूज करने लगी। हालांकि केमिकल वेपन्स जो थे वो ट्रेडिशनल वेपन्स के कंपैरिजन में, जैसे आर्टिलरी शेल्स या ग्रेनेड्स, उनके कंपैरिजन में उतने इफेक्टिव नहीं थे। क्योंकि केमिकल वेपन्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी इफेक्टिवनेस, वो कितने घातक होंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता था। जैसे अगर मौसम ठीक नहीं है तो उस केमिकल की एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी, या फिर वो केमिकल किस तरह से रिलीज किया जा रहा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता था। और उसके कुछ समय के बाद केमिकल वेपन्स के साथ डील करने के लिए लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था, तो ये केमिकल्स और भी कम इफेक्टिव हो गए। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि केमिकल वेपन्स बहुत डिसाइसिव नहीं थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, परंतु इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि ये इम्पैक्ट था साइकोलॉजिकल। जितने भी वहां सोल्जर्स थे वो बहुत घबराते थे सोच के कि यहाँ पे यार केमिकल वेपन ना हो, क्योंकि अगर कोई भी पॉइजनस गैस वहां रिलीज हुई तो जिस तरह से लोगों को तकलीफ होती थी और जिस तरह से लोग तड़प के या बहुत बुरी तरह मरते थे, ऐसा कहते थे कि ये इस तरह की मौत इमोरल है। सोल्जर्स वैसे भी वहां पे हजारों, लाखों की तादाद में गोली से, बॉम्ब से मरते थे, बट केमिकल से किसी को इस तरह मारना पूरी तरह इनह्यूमन माना जाता था। और शायद इसीलिए वॉर खत्म होने के बाद कुछ सालों के बाद जेनीवा कन्वेंशन में केमिकल वॉरफेयर को पूरी तरह से इलीगल मान लिया गया। यानी कोई भी साइड अगर केमिकल्स को हथियार के इस तरह इस्तेमाल करती है तो उनके ऊपर वॉर क्राइम्स का केस चलेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जेनीवा कन्वेंशन में इसको इलीगल करार देने के बावजूद केमिकल वेपन्स में डेवलपमेंट हुआ, और कोल्ड वॉर के समय जब अमेरिका और यूएस कोल्ड वॉर में पड़े थे उस समय केमिकल वेपन्स और भी ज्यादा एडवांस्ड हुए। यहां तक कि आज भी ऐसा सुनने में आता है कि कहीं दुनिया के किसी कोने में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, मशीन गन्स। वर्ल्ड वॉर वन के पहले ऐसी गन जो ऑटोमेटिक थी और बहुत तेजी से फायर करती थी, वो एक ही गन फेमस थी, उसका नाम था गैटलिंग गन। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत भारी थी और इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स लगते थे। तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक नई गन बनाई, इसको कहते थे विकर्स गन।
ये भी मशीन गन थी, बट इसको भी हैंडल करने के लिए 6 लोग लगते थे। इसके बाद अमेरिकन्स ने लुइस गन बनाई। ये विकर्स गन के कंपैरिजन में हल्की थी, ज्यादा आसानी से मूव होती थी, बट ये उतनी रिलायबल नहीं थी। तो मशीन गन का जो आविष्कार था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत बुरी तरह चेंज किया, क्योंकि एक बार मशीन गन कहीं लग गई और ट्रिगर पे हाथ दबा दिया सोल्जर ने, तो लगातार वो गन फायर करती थी और बहुत सारे सोल्जर्स अगर आ रहे हैं तो वो बाय द हंड्रेड्स दे यूज्ड टू फॉल। मतलब इतने सारे लोग उसमें मरते थे और बार बार एम करके मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खासकर बैटल ऑफ सॉम में ब्रिटिश लोगों की बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि जर्मन लोगों ने बहुत सारी मशीन गन्स लगा कर रखी थी। ट्रेंच वॉरफेयर इतना घातक इसीलिए हुआ क्योंकि ट्रेंच के हर पॉइंट पे लोगों ने मशीन गन लगा कर रखी होती थी और बाहर से ट्रेंच से कोई बाहर निकल ही नहीं पाता था। आज के जमाने में ऐसी कोई मिलिट्री आउटफिट नहीं है जिसके पास कोई बहुत एडवांस मशीन गन्स ना हो, बट ये मशीन गन्स की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। नंबर 3, फ्लेम थ्रोअर्स। फ्लेम थ्रोअर एक स्पेशल टाइप की गन, एक वेपन होता है जिसको जब आप ऑन करते हैं तो उसमें से बहुत एक लंबी सी फ्लेम निकलती है, आग की लपट निकलती है और उससे आप चीजों को जला सकते हैं, बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि आग को, फ्लेम को वेपन की तरह इस्तेमाल करने का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है। चाइनीज लोगों ने, बाइजेंटीन एम्पायर के लोगों ने इस तरह से आग को इस्तेमाल किया था, उसको वेपनाइज किया था। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार ऐसा हुआ कि एक गन के अंदर से आप फायर करते थे तो उसमें से आग निकलती थी। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि ट्रेंचेस में कई बार होता था कि जब आर्टिलरी फायर हुआ वहां पे और वो ट्रेंचेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो आर्मी एडवांस कर रही है वो ट्रेंचेस में आ गए, अब उनको इन ट्रेंच को ऑक्यूपाई करना है। बट अगर वो ट्रेंच पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए तो वो भी इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, उसको वापस उनको रिपेयर करना पड़ेगा। तो फ्लेम थ्रोअर्स का ये फायदा होता था कि आपने पहले वहां बॉम्बार्डमेंट किया, उसके बाद फ्लेम थ्रोअर्स जाते थे और वहां पे आग से उस एरिया को जलाते थे। तो इस तरह से कोई भी अगर लोग वहां बचे हैं तो या तो वो भागेंगे वहां से या वो सरेंडर कर देंगे। इस तरह से बंकर्स को, ट्रेंचेस को क्लियर करने के लिए फ्लेम थ्रोअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी और आगे आने वाले वॉर्स में भी फ्लेम थ्रोअर्स हमेशा इस्तेमाल होते थे। नंबर 4, ट्रेसर बुलेट। एक नॉर्मल गन कैसी होती है, उसका जब आप फायर करते हैं तो उसमें से गोली निकलती है और जाके टारगेट पे लगती है। बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो उसका ट्रैजेक्टरी क्या था, उस बुलेट किस पाथ से वो बुलेट गई और एग्जैक्टली कहां पे लगी। ये स्पेशली और मुश्किल होता है जब आपका टारगेट बहुत दूर होता है और अगर आप आसानी से बैठ के फायर कर रहे हैं तब तो दिख भी जाएगा आपको। बट जब आप एक्शन में हैं, जब हर तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रही है, फायरिंग हो रही है हर तरफ से, तो बहुत मुश्किल होता है देखना कि आपकी जो बुलेट जा रही है वो टारगेट पे लग रही है कि नहीं। इस वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत बार ऐसा होता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि मशीन गन से हैवी फायरिंग हो रही है बट जो फायर कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा है कि टारगेट पे लग रही है कि नहीं। और खास करके रात के समय और भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि टारगेट बहुत ही अंधेरे में है, दिख नहीं रहा है, पता ही नहीं चलता था कि गोली जहां मारनी है वहां लग रही है कि नहीं। इसीलिए फिर ट्रेसर बुलेट्स का इन्वेंशन हुआ। ये एक खास तरह की बुलेट थी, जब उसको आप फायर करते थे तो उसके पीछे से ना एक ट्रेल निकलता था, मतलब धुआं सा निकलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो कहां जा रही है बुलेट। इस वजह से नाइट टाइम की जो फाइटिंग है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई ट्रेसर बुलेट्स के इन्वेंशन के बाद, क्योंकि अब रात को भी लोग धुआंधार फायरिंग करते थे मशीन गन से और देखते थे कि वो बुलेट कहां जाके लग रही है। इस वजह से फायरिंग की एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हुई और ट्रेसर बुलेट्स आज भी किसी भी मिलिट्री के पास हर मशीन गन में कुछ 5-6 बुलेट नॉर्मल रहती है और एक बुलेट को ट्रेसर बुलेट डाल देते हैं ताकि वो देखते रहे कि इतना जो बर्स्ट कर रहे हैं फायर का वो सही जगह पे जाके लग रहा है कि नहीं। नंबर 5, टैंक्स। आज की तारीख में आप पूरे विश्व में किसी भी आर्मी का जो सारा आर्सेनल होता है, उनके पास जितने भी वेपन्स होते हैं, उन पूरे वेपन सिस्टम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इनसेपरेबल कंपोनेंट होता है उनके टैंक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार ब्रिटिश लोगों ने मार्क 1 टैंक्स बनाए थे। जब ब्रिटिश लोगों ने पहली बार मार्क 1 टैंक्स चलाए बैटलफील्ड में तो हुआ ऐसा कि वो टैंक्स दुश्मन पे हमला करने के बजाय, दुश्मन के मन में दहशत पैदा करने के बजाय, अंदर जो उसके क्रू बैठा है उन्हीं के मन में दहशत पैदा कर रहे थे, क्योंकि ये टैंक्स बहुत बड़े बड़े थे और एजाइल नहीं थे बहुत, और कुछ भी हल्का भी, कुछ भी इतनी मशीनरी लगी अंदर, कुछ भी डैमेज हुआ तो टैंक खड़ा हो गया और सडनली जितने भी सोल्जर्स टैंक के अंदर बैठे हैं वो इजी टारगेट बन जाते हैं एनिमी के लिए। इसीलिए शुरुआत में टैंक्स इफेक्टिव नहीं थे, बट जैसे जैसे समय बीता टैंक टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और अलाइड फोर्सेस के लिए वॉर खत्म होते होते टैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन साबित हुए। इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है कि जर्मन्स ने पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक टेक्नोलॉजी पे बहुत काम नहीं किया। पूरे वॉर के दौरान जर्मन्स के पास एक मजबूत टैंक यूनिट नहीं थी, बट अलाइड फोर्सेस के पास थी।
पर देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल उल्टा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पास इतना तगड़ा टैंक बटालियन था कि अलाइड फोर्सेस स्पेशली फ्रांस के लोगों को दहशत थी जर्मनी के टैंक्स को देख के। इवन ब्रिटिश लोगों को, इवन अमेरिकन को, जो जर्मनी के जो टाइगर टैंक्स थे उनसे सब डरते थे। नंबर 6, डेप्थ चार्ज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक और उसके पहले भी पूरी दुनिया ये बात जानती थी कि दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे फॉर्मिडेबल जो नेवी है वो है ब्रिटेन के पास, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बैटल शिप्स थी, ड्रेडनॉट्स थी, और उनसे सब लोग डरते थे क्योंकि वो जानते थे कि इतनी सारी शिप्स इनके पास हैं कि कोई भी नेवी आके उनसे सिंगल हैंडेडली टक्कर नहीं ले सकती। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनी यूबोट्स बनाई, यानी सबमरीन्स बनाई, और उन सबमरीन्स को जर्मन्स यूज करते थे उनकी शिप्स को अंडर वाटर अटैक करने के लिए, और बाद में तो मर्चेंट शिप्स भी अटैक करने लग गए थे। तो इस वजह से बहुत न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था और बहुत नुकसान हो रहा था स्पेशली ब्रिटेन को। और बाद में तो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि जर्मनी लोग जो ये सबमरीन इस्तेमाल कर रहे थे, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर कर रहे थे, उसी की वजह से अमेरिका भी 1917 में वॉर में उतरा। इतनी दहशत थी जर्मनी की सबमरीन को लेकर। लोग ये बात हमेशा से शिकायत करते थे कि सबमरीन का जो वॉरफेयर है ये बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर रहती है, वहां से टॉर्पीडो चलाती हैं और शिप को डुबा देती हैं, बट शिप्स के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई काउंटर अटैक नहीं है, क्योंकि सबमरीन तो पानी के अंदर डूब गई जाके। अब उस पर कैसे हमला किया जाए, तो सबमरीन्स को कैसे जवाब दिया जाए, उनको कैसे काउंटर अटैक किया जाए, उन पे हमला कैसे किया जाए, इस बात का जवाब निकला जब डेप्थ चार्ज जैसा एक वेपन इन्वेंट हुआ। डेप्थ चार्ज एक स्पेशल टाइप का बॉम्ब होता है जो शिप्स के पास होता है। तो जब किसी शिप को पता चला कि इस रीजन में सबमरीन है, तो वहां पे वो जाएंगे और डेप्थ चार्ज को पानी में ड्रॉप करते हैं। तो डेप्थ चार्ज पानी के अंदर जाएंगे और एक डेप्थ पे जाने के बाद, एक स्पेसिफिक गहराई में जाने के बाद वो अपने आप ब्लास्ट होते थे। तो उस ब्लास्ट की वजह से जो शॉक वेव निकलती हैं, उन शॉक वेव से सबमरीन्स डैमेज होती थी और फिर पानी के अंदर ही डूब जाती थी। तो इस तरह से डेप्थ चार्ज एक ऐसा वेपन था जिसने पहली बार सबमरीन्स को डराया, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा था कि सबमरीन्स ने किसी पे अटैक किया, आसानी से अटैक करते थे और वहां से आराम से निकल जाते थे, बट डेप्थ चार्जेस ने सबमरीन्स के मन में भी दहशत पैदा की। आज भी भारतीय नौसेना और पूरी दुनिया भर की नेवीज डेप्थ चार्जेस इस्तेमाल करती हैं सबमरीन्स पे अटैक करने के लिए। बट ऑब्वियसली आज के डेप्थ चार्जेस बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं, बट ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय शुरू हुई थी। नंबर 7, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था उस समय एयरप्लेन्स को इन्वेंट हुए बहुत कम साल हुए थे, इसीलिए कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कंसेप्ट ही नहीं था। एक बार एक प्लेन ने जमीन से टेक ऑफ किया, उसके बाद उस प्लेन के अंदर जो इंसान बैठा है वो दुनिया से, जमीन से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। कोई भी कंसेप्ट ही नहीं था कम्युनिकेशन का। और उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हुई और उसके बाद पायलट्स रेडियो टेलीग्राफ यूज कर सकते थे, यानी पायलट्स अपनी पोजीशंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ के जरिए ट्रांसमिट कर सकते थे, बट अभी भी बात करना शुरू नहीं हुआ था। बट साल 1917 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पायलट जो उड़ रहा है, जो हवा में है, उसने पहली बार अपनी आवाज पहुंचाई ग्राउंड पे। तो इस तरह से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो पूरा कंसेप्ट है वो शुरू हुआ। और आज तो भाई आप देखिए, किसी भी देश के किसी भी एयरपोर्ट पे आप चले जाओ तो इतने बड़े बड़े टावर होते हैं, इतने सारे प्लेन्स, ये मुंबई दिल्ली के एयरपोर्ट पे आप अगर जाओगे इतने सारे प्लेन्स आ रहे हैं और उन सब को आपको मैनेज करना है। वो सब कुछ हो पाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब कुछ डिस्ट्रक्शन ही नहीं था, सारे सिर्फ वेपन्स ही नहीं थे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आई जिन्होंने आज की दुनिया को इतना आसान और इतना कन्वीनियंट बनाया है हम सब लोगों को। नंबर 8, एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले के जमाने में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों अलग अलग थी। और एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो एयरफोर्स अलग थी भी नहीं, जो एयर विंग होती थी वो आर्मी के साथ ही जुड़ी होती थी या फिर नेवी के साथ, बट बाद में एयरफोर्स भी अलग हुई। तो इन सब की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। नेवी में जो शिप्स होंगी वो सिर्फ शिप्स पे हमला करेंगी, बट एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, यानी ऐसी शिप्स जो पानी में जाएंगी और उन शिप्स के ऊपर बिल्कुल फ्लैट रहता है और वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ। जो पहला बिल्कुल बेसिक सा, एकदम रूडिमेंटरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना वो था ब्रिटिश लोगों का HMS फ्यूरियस। और आज हालात ऐसे हैं कि किसी भी देश की नेवी की जो ताकत है वो मेजर की जाती है इस बात पे कि उसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस बात पे बहुत गर्व होता है कि भारत के पास भी आज एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। नंबर 9, मोबाइल एक्सरे मशीन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज्यादातर इन्वेंशंस, ज्यादातर टेक्नोलॉजीज डेडली थी, यानी डिस्ट्रक्टिव थी, बट कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन्होंने दुनिया को कुछ नया रूप दिया, और एक्सरे मोबाइल मशीन्स ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी थी।
क्योंकि बैटलफील्ड पे बहुत सारे सोल्जर्स को इंजरी होती थी और उनको इलाज करने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पे क्या चोट लगी है, एक्सरे चाहिए होता था। बट एक्सरे इतना बड़ा था, समय इतना बल्कि था कि बहुत मुश्किल होता था कि सोल्जर्स को वहां तक लेके कैसे जाए। इसीलिए फिर मैडम क्यूरी ने, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उन्होंने एक छोटी छोटी मशीन बनाना शुरू किया जिनको आप गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करके आप जगहों पे लेके जा सकते थे। और इस तरह से इन मोबाइल एक्सरे मशीन्स को आप बैटलफील्ड के पास लेके जा सकते थे और वहां पे सोल्जर्स को एग्जामिन कर सकते थे और उनका इलाज हो सकता था। और उसके बाद एक साइंटिस्ट ने और भी छोटी पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स बनाई और इस तरह से इन छोटी मोबाइल एक्सरे मशीन्स ने मेडिकल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। नंबर 10, सैनिटरी नैपकिन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज्यादा पाथ ब्रेकिंग, अद्भुत, अनुपम आविष्कार था वो था सैनिटरी नैपकिन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले औरतें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर जिसमें क्लीननेस की प्रॉब्लम होती थी, हाइजीनिक इश्यूज होते थे। बट वॉर के दौरान इतने लार्ज स्केल पे जो कार्नेज हो रहा था, इतने लोगों को इतनी इंजरीज हो रही थी, उसके दौरान एक स्पेशल टाइप की पट्टी, एक सेलुलोज बैंडेज का आविष्कार किया गया। इस मटेरियल में देखा गया कि ये ब्लड को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। तो फ्रेंच नर्सेस ने ये देखा कि इसी मटेरियल को क्यों ना सैनिटरी नैपकिन की तरह इस्तेमाल किया जाए। फिर इसी मटेरियल पे और काम किया गया और कुछ साल के बाद यानी 1920 में पहली बार कमर्शियल सैनिटरी नैपकिन इंट्रोड्यूस हुई। इनका नाम था कोटेक्स, कॉटन प्लस टेक्सचर। हालांकि शुरुआत में सैनिटरी नैपकिन को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इसके आसपास एक स्टिग्मा था और इसका लोग आसानी से ऐड नहीं करते थे। बट धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचने लगा और आज देखिए इन्हीं सैनिटरी नैपकिन्स का पूरी दुनिया में कितना बड़ा योगदान। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो इन्वेंशन था सैनिटरी नैपकिन्स का, ये पूरी तरह अद्भुत और पाथ ब्रेकिंग था। तो ये तो थी कुछ ऐसी 10 टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी चीजें जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इतना बड़ा बनाया और उसके बाद की दुनिया को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बस यही 10 टेक्नोलॉजीज थी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी जिन्होंने वॉर को पूरी तरह चेंज किया और वो टेक्नोलॉजीज हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार था, जैसे इंटरप्टर गियर जो एयरक्राफ्ट में लोग यूज करते थे मशीन गन्स को यूज करने के लिए, तो ऐसे अगर आपको लगता है कि कोई और आविष्कार था जो मैंने मिस किया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सिर्फ तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।